अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, हेडिंग बनाने चैप्टर की अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, मोबाइल बंद रखें भाई। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, साथ हो जाएगा, साथ हो जाएगा, चलो बैठे रहे। आए जी अकाउंटिंग फंडामेंटल में पहली बात क्या की थी हमने, बुक कीपिंग की। मैं पूछूंगा शोर के बगैर, आप सबने पार्टिसिपेट करना है मेरे साथ। बुक कीपिंग में दो चीजें शामिल होती हैं, कौन कौन सी? जर्नल और लेटर। जर्नल और ये क्या कर रहा होता है? रिकॉर्ड कर रहा होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इन बुक्स ऑफ एंड मेंटेनिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल हो गया और मेंटेन करना लेजर। तो फिर बुक कीपिंग में दो चीजें होंगी, एक जर्नल और दूसरा लेजर। माइंड नहीं करना बच्चों, टीचर डिस्टर्ब होता है। अकाउंटिंग ब्रॉडर टर्म है, बुक कीपिंग नैरो टर्म है। ब्रॉडर टर्म में रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन जिंदगी रही इंशाल्लाह तो FR1 में पढ़ेंगे, बाकायदा इसका चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर डेफिनेशन आई और वर्ड हुआ मे बी का, क्या? कैन बी का, तो फिर ये 2, 3 और 4 इनमें से कोई एक भी दे दिया तो आप टिक कर देंगे, क्योंकि मे बी का मतलब ये भी हो सकता है। और पूरी डेफिनेशन आ गई तो उसका मतलब ये बेस्ट डेफिनेशन है, इसी को हमें टिक करना चाहिए। दोनों टर्म्स आपस में लेकिन डिफरेंट है। यहां इस अकाउंटिंग से एक बनेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग और दूसरी बनेगी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। इस अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इस अकाउंटिंग में हम इंफॉर्मेशन मेनली फॉर प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 30 सेकंड आप लेंगे, फिर मुझे जवाब देंगे, शोर नहीं करना, पढ़ें और टिक करें अपने जहन में, यार ये टिक हो रहा है। अकाउंटिंग कैन बी है तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ओके हो गया। कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देगी, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल भी होता है। तो फिर राइट वन इज ओनली, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ये कैसी ऑन MCQ टिक करके दीजिए प्लीज, अपने ध्यान में टिक करना है, जब मैं पूछूंगा तो मुझे जवाब देना। ये तो स्टूडेंट बैठा है, उन्हें इधर बुला लेना जी भाई। मेन एम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, चारों में से ऑप्शन बताएं। प्रेजेंट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय मीन ऑफ फाइनेंशियल, क्या बनाते हैं फाइनेंशियल, और इसमें दो चीजें होती हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और दूसरा यानी बैलेंस शीट। ओके ओके। ट्रांजैक्शंस पर हमने पूरा एक लेक्चर फोकस किया था। पहले हमने सिंपल ट्रांजैक्शंस की थी। ये MCQ अगर आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने इंट्रो में अगर ट्रांजैक्शन करवाई भी है तो सिंपल है, और अगर ये ट्रांजैक्शन मुझे पूरे सिलेबस में कभी नजर नहीं आई तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, इसलिए सिलेबस में नहीं थी। तो टिप क्या हुआ, अगर इंट्रो की हुई ट्रांजैक्शन आ गई तो, और अगर देखी वाली नहीं आपको अंसारी ये क्या है भाई, तो ये ट्रस्ट रखना है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर इसे क्या कहना है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कहना है। वन ऑफ का मतलब जो कभी कभार हो, इसके लिए तकरीबन बुक्स में कोई 5 साल या 10 साल का टाइम लिखा होता है। 5-10 साल के बाद जो ट्रांजैक्शन रिपीट हो रही हो उसे हम कहते हैं ये क्या है। ये नहीं होता बिजनेस हिस्ट्री में एक ही दफा होती है। वन ऑफ से कंफ्यूज नहीं होना, MCQ आ सकता है कि ये जिंदगी में बिजनेस की लाइफ में सिर्फ एक दफा होती है, नहीं, इट्स नॉट द केस। एक कंसिडरेबल लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद अगर रिपीट हो रही है तो उसे कहते हैं वन ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑन गोइंग का मतलब आपने 12 महीने लेना है, क्या लेना है, 12 महीनों में अगर रिपीट हो रही है तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन है। यहां बहुत कुछ पूछता है, कैपिटल, और अगर अफेक्ट मोर देन 12 मंथ्स है तो कैपिटल ट्रांजैक्शन है, और लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स है तो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ढूंढे भाई, ध्यान से भाई। बैंक सेट में फिक्स द लिमिट ऑफ
कितना? बैंक ने मुझे कहा इधर आए बेटा, और टाइम पे आया कर बेटा, जिंदगी में टाइम पे आने की आदत बनाए। ये कौन सा ड्रामा चल रहा है, कभी भी आके बैठ जाइए। बैंक ने कहा एंड को तुम 10 मिलियन तक ओवरड्रान कर सकते हो। क्या मैंने कर लिया? मैंने किया तो नहीं है, उसने कह दिया। क्या उसके कहने से बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई? जब तक मैं ओवरड्रॉ नहीं करूंगा बिजनेस ट्रांजैक्शन आगे आए। इंटरेस्ट चार्ज बाय, और यार बैंक बोलूं या ब्रांच बोलूं? तो यार ऐसे तो ना करो ना, एक हफ्ते के बाद आप भूल ही गए कि हमने बीआरएस में बैंक को बैंक क्या बोलना है, ब्रांच। ब्रांच ने मेरे अकाउंट से माइनस कर दिया। क्या कर दिया? माइनस कर दिया। माइनस कर दिया का मतलब उसने मेरे अकाउंट से निकाल लिया, उसने मेरे अकाउंट से। अब बताओ दोनों में से कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन है? बोलिए। तो इस फोल्डर में नए क्वेश्चंस आएंगे, आपने अप्लाई करने हैं अपनी नॉलेज। अगर आप ये नॉलेज अप्लाई करने में कामयाब हो रहे तो इसका मतलब तैयारी जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। और अगर बैठे हुए हैं वैसे ही आ कर रहे हैं तो इसका मतलब प्लग में कचरा आया हुआ है सर्दी की वजह से, और ये कचरा जाने का नाम नहीं ले रहा। तो सर्दी में प्लग में कचरा नहीं आने देना। दुआ करें कोई माइनस में जाए, को पता भी चले कि लाहौर में सर्दी आई है, ये 8-9 कोई सर्दी थोड़ी है। तुमने इसमें भी पूरे पूरे बोरे जो है अपने ऊपर डाले हुए हैं यार, सारी बड़ी ठंड है। अच्छा ये बताओ, ये जो इस वक्त तुम्हारी जनरेशन है इसको इतनी सर्दी क्यों लगती है? ब्राइलर हो, सर्दी नहीं लगवानी यार। नो जवान नस्ल हो, कल को अल्लाह के बंदो पहाड़ों पे सैर करने जाओगे तो क्या करोगे? तो पहाड़ को इधर ही बुला देंगे, काम पे टांगेंगी हमारी। अच्छा पूरी जनरेशन का ये हाल है, आपका नहीं है। ओवरऑल जनरेशन का ये हाल है कि चलें जी बेटा, बातें नहीं प्लीज, पढ़ाने दो। सिलेबस सारा रिवाइज करवाना है, इसलिए सुकून से मुझे बैठा रहने दो ताकि मैं सुकून से पढ़ाता रहूं। बड़े दिन हो गए तो तुम्हारी ज़ियादत भी नहीं हुई थी। Which of the following is, अब एक है बोंगी मारना, एक है सोच के जवाब देना। पेंसिल से ना खेल प्यारे, इधर खेल, ये खेलने की जगह तो पेंसिल से खेले जा रहा है। पेंसिल देंगे कारी साहब, पेंसिल लेकर आते हैं। तो इस टेंशन में ना रहे सर, उस दिन पेंसिल चले ना चले, हाथ ही ना कांपना शुरू हो जाए, कारी साहब किस्सा लिखवा देते हैं, लिख बेटा कबूल है। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, बिजनेस ट्रांजैक्शन इन 4 में से ढूंढनी है। टेक योर टाइम, 30 सेकंड है। बोलना नहीं है, अपना आंसर उठा के अपने जहन में रखें, बोलना नहीं है, दूसरे को डिमोटिवेट नहीं करना। आपस में नहीं, आपस में नहीं, सेल्फ एवेल्युएशन हो रही है। मैं रिवाइज करवा रहा हूं, आप सेल्फ एवेल्युएशन कर रहे हैं अपनी। जब मैं बोलूंगा फिर आपने बोंगी नहीं मानी, चुप करके सुनना क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑफ ऑनर हाउस, ऑनर के हाउस का बिजली का बिल पे हुआ। इंट्रो में जब तक ये ना कहे कि बिजनेस ने पे किया तो आपने पे लिखे साइड पे नोट। बिजनेस ने पे नहीं किया, बिजनेस ने पे नहीं किया। भाई बिजनेस ने पे नहीं किया तो ऑनर चाहे मूंगफली खरीदे चाहे चिलगोजा खरीदे, वो जाने और उसकी, बोलो ये ना कहना घर वाली जाने, वो जाने और उसकी जिंदगी जाने। ठीक है भाई, वो लहदा बात है, घर वाली ही जिंदगी होती है। यार तुम इन बातों को मजाक क्यों समझते हो? ये जिंदगी का हिस्सा है बेटा, और जिंदगी का हिस्सा वही है, लेकिन उसके लिए पहले सीए करो। क्या करो? सीए करो, वरना प्यारो बिक जाओगे सारे बाजार में, और बिके वाले बंदे सही नहीं होते। आगे आओ, ये क्या है? बीइंग पेड बाय, अब ये कोई ऑनर का काम नहीं है, वेजेस बिजनेस ने पे किया है। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? अभी तक ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब सुनिए भाई, एक सेल्समैन अपॉइंट किया, एक सेल्समैन अपॉइंट किया, उसे कोई पैसा वैसा नहीं दिया, हायरिंग किया, शेक हैंड किया, ज्वाइनिंग लेटर दिया है। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? क्योंकि बिजनेस तो इन्वॉल्व है, और यही लिखा होता है उसे सैलरी दिया तो फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिलेक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी मटेरियल फॉर बिजनेस, दो मटेरियल पड़े में, ये और ये, हमने कहा यार ये वाला इस्तेमाल करेंगे, सिलेक्शन किया, करेंगे। क्या खरीदा? क्या इस्तेमाल किया? नहीं, सिलेक्शन किया। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? जी नहीं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। याद करें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सेल्स का प्रोसीजर, परचेज का प्रोसीजर, सिर्फ 2 जगह पे डबल एंट्री पास करते हैं, बाकियों को हम कहते हैं प्रोसेस हो रहा है। लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि रिकॉर्ड होने का राइट किसका है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का है, काम का नहीं है। आप ये नहीं कर सकते बिजनेस में कोई काम हो रहा है तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन वो है जो काम हुआ, साथ पैसा इन्वॉल्व हुआ। बिजनेस को या पैसा अर्न हुआ या बिजनेस ने पैसा इनकर किया, फिर होगी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो राइट ऑप्शन इज बीटा। आराम से 30 सेकंड है आपके पास। टाइम पे आने की आदत बनाएं। फीमेल होने का गलत आपने बेनिफिट नहीं उठाना। 8 बजे का मतलब है आप 8:30 बजे आ रही हैं आराम से। Which of the following is not a business transaction?
इंटरेस्ट माइनस किया किसने? क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? क्या मुझे इसे ढूंढना है? शाबाश। अपॉइंटमेंट मीन हायरिंग, एक वर्कर की 20,000 देंगे पर मंथ, दिया नहीं है, ज्वाइनिंग है, उसके कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे लिखा है कि भाई तुम्हें आज अपॉइंट कर लिया, तुम्हें 20,000 पर मंथ देंगे। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ये क्या है? बस टू एंड, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? वेजिस, क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है? शाबाश, गुड। यहां बच्चा जरा कंफ्यूज होता है, बी केयरफुल, टेक योर टाइम, पहले सोचा करें फिर बोलना है, बगैर सोचे बोलेंगे तो गलत बोलेंगे। 30 सेकंड ले लीजिए। पढ़ के मैं सुनाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट हैव एन इंपैक्ट ऑन, अब इसके लिखने का मतलब ये है मुझे वो ट्रांजैक्शन बताओ जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये पूछ रहा है हमसे। पूछने का अंदाज बदल लिया, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उस अंदाज से आ गया। अब जरा देखना है, गुड्स परचेज ऑन वर्क टू द, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? शाबाश। ऑनर परचेज फर्नीचर फॉर ऑन, व्हाट डू मीन बाय पर्सनल क्रेडिट? अपनी गुडविल की बेस पर अपने घर के लिए उसने कोई फर्नीचर ले लिया, क्या इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक है? तो फिर राइट ऑप्शन इज हो साथ इंशाल्लाह। अब एक्सपेंडिचर दो सिखाए थे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर सिखाया था और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिखाया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैंने आपको सिखाया था उसमें मैंने आपको कहा था फिक्स एसेट को क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो एक्सपेंस जीपी में से माइनस हो जाए उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिक्स एसेट में मैंने आपको 11 आइटम्स बताई थी टेंजिबल की और 5-6 आइटम्स बताई थी इनटेंजिबल की। इन पे जो भी पैसा लगेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इनको इनकी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए जो पैसा लगेगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कुछ चीजें जो है वो इसमें से माइनस होंगी। एनी एक्सपेंडिचर मेड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, इसे क्या कहेंगे? और ये हमेशा क्या होगा? एक्सपेंस आउट होगा, लेस फ्रॉम जीपी होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए जो पैसा लगा, और इस खर्चे को एसेट के तौर पे लिखने का नाम है कैपिटलाइजेशन। क्या? और अगर एसेट की जिंदगी में बाइंग करने के बाद कोई खर्चा हो रहा है तो हमने कहा था कि ये हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। जरा बताएंगे वो कौन कौन से खर्चे थे? भाई मोबाइल बंद रखेंगे, थोड़ा सा एटिकेट्स होते हैं, बोले भाई क्या क्या खर्चे थे? ले भाई, इतना क्यों सोचते हैं, नन्ही सी जान पे इतना बोझ क्यों डालते हैं? अगर एसेट की लाइफ के दौरान उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए किसी खर्चे से, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, आउटपुट की क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, कोई पार्ट रिप्लेस करें, प्रोडक्शन टाइम डिक्रीज हो जाए, तो हम इस खर्चे को एक्सपेंस आउट नहीं करते, हम इसे एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट एमसीक्यू पूछ सकता है इस पर्टिकुलर स्लाइड में से, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिखता रहूंगा ताकि आपको पता चलता रहे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, भैया पेज ना पीटीओ करो, शोर ना करो, सुकून से पढ़ाने दो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इधर स्क्रीन पे देखिए, मुझे बताएं व्हाट डू मीन बाय बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? ऑनर सेपरेट, बिजनेस सेपरेट। बिजनेस को रिकॉर्ड करूंगा, ऑनर की पर्सनल लाइफ को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम, ये सोल ट्रेडर में भी एप्लीकेबल है, ये पार्टनरशिप में भी, और ये, हाँ अगर लॉ को देखा जाए तो लॉ में सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का बिजनेस और उसके ऑनर सेम है, कंपनी और उसकी ऑनर डिफरेंट है। इसलिए सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप जब कोई पंगा करती है तो फिर बिजनेस के बजाय उसके मालकान को लॉ वाले पकड़ते हैं। कंपनी कोई पंगा करती है तो बिजनेस को पकड़ा जाता है, ऑनर्स को पकड़ा नहीं जाता। गोइंग कंसर्न, अगर आज हम में से किसी को कह दिया जाए भाई तू कल मर जाएगा, तो वो आज ही जीना छोड़ देगा। इसलिए हम इस अजम्पशन पे चल रहे होते हैं कि अल्लाह खैर करे, आइंदा आने वाले दिन में हम हयात में होंगे और अपनी मेहनत को इंशाल्लाह अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। और हम मुसलमानों का तो अकीदा ही बड़ा जालिम और माशाल्लाह पप्पू किस्म का है, अल्लाह पाक इसमें बरकत दे, खैर दे, कि हम पहले आलम अरबा में थे, फिर दुनिया में आए, अब यहाँ से कब्र में जाएंगे, फिर कब्र से क़यामत के दिन खड़े होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहता हो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में चले जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि इंसानियत जितनी भी पैदा हुई वो गोइंग कंसर्न है। ऐसे ही हम बिजनेस को कह रहे हैं कि बिजनेस जो बन गया है ये बना रहेगा, इसके मालकान चेंज होते रहेंगे, इसके कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉइज, बैंक्स, गवर्नमेंट्स और बाकी लोग चेंज होते रहेंगे, लेकिन बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा परपेचुटी में। किसमें? क्यूएम का टीचर ये वर्ड यूज करता था, परपेचुअल, परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब चलता रहेगा। तो गोइंग कंसर्न का मतलब है ऑनर चेंज होते हैं लेकिन बिजनेस कंटिन्यू ऑलवेज, बिजनेस इज ओके।
प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सुबह को अगर बारिश के चांस है तो अम्ब्रेला लेकर निकलो, रेनकोट लेकर निकलो, अपने सर को ढांप के निकलो, ये प्रूडेंस है। और बिजनेस कहता है कि बिजनेसमैन एक नॉर्मल अक्ल वाला इंसान होता है, ये बेअक्ला नहीं होता। इसलिए प्रूडेंस 4 कॉन्सेप्ट देता है, अपने एसेट्स को ओवर स्टेट ना करो, लायबिलिटीज को अंडर स्टेट ना करो, इनकम उस वक्त तक रिकॉर्ड ना करो जब तक सर्टन ना हो जाए, एंटीसिपेटेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो। ये 4 बातें मैं ऑलरेडी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट में आपको सिखा चुका। अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमने अक्रूवल और प्री पेमेंट में पढ़ा था, जब मैंने कैश बेस्ड अकाउंटिंग और अक्रूवल कॉन्सेप्ट सिखाया था। इस एरा से पहले, इस जमाने से पहले जो पिछला जमाना था, उसमें जब ज्यादा कंपटीशन नहीं था तो कैश बेस्ड अकाउंटिंग चलती थी। पैसा आ गया तो इनकम है, चला गया तो एक्सपेंस है। उसके बाद ये ख्याल आया, नहीं जनाब, इनकम तो जब है जब सर्विस दे दी, और एक्सपेंस जब है जब सर्विस ले ली। फिर अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग आई और उसने कहा ट्रांजैक्शन को उस वक्त रिकॉर्ड करो जब आपने कमाया और खर्चा किया। इसलिए अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहते हैं रिपोर्ट इनकर्ड एक्सपेंस एंड इनकम अर्नड इन इंस्टेड ऑफ पेड एंड। ओके हो गया। इसके बाद का कॉन्सेप्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। एक मैचिंग वो है जो माशाल्लाह यंग जनरेशन फैशन के तौर पर करती है, जरूर करें, लेकिन बॉयज से मुखातिब हूं कि जो हमारी साख अल्लाह ने बनाई है उसके हिसाब से फैशन करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ड्यू लव एंड केयर। कानों में बूंदे बांध लेना ये मर्दानगी की निशानी नहीं है, ये मर्दानगी की निशानी नहीं है। कोई लंबी सी पोनी टेल बांध लेना और लोगों को ही डाउटफुल कर देना, भाई बाइक पे पीछे लड़का बैठा हुआ है या लड़की बैठी हुई है, इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। मर्द को अल्लाह ने एक शान दी है, औरत की भी एक शान है, मर्द की भी एक शान है, लेकिन हम मर्दों ने अपनी साइड के फैशन करने, औरतों की मुशाबत इख्तियार नहीं करनी। ये मुनासिब चीज नहीं है। मैं आपको औलाद की तरह समझा रहा हूँ, जरूर करें फैशन। ये जिंदगी का ये वाला टाइम ही फैशन का है, इस टाइम पे थोड़ी फैशन करेंगे। हाँ, ये टाइम है फैशन करें, जरूर करें, दीन के पैरामीटर्स में करें और अपनी जो वजाहत है मर्दाना उसकी सिक्योरिटी और उसकी सेफ्टी के साथ करें, रादर देन हम औरतों की मुशाबत करने वाले हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है भाई साहब? जिस साल आपने रेवेन्यू जनरेट किया, उस साल उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने बहुत तगोदो की होगी, स्ट्रगल की होगी। जब स्ट्रगल की होगी तो मुख्तलिफ सर्विसेज ली होंगी, और जब सर्विसेज ली होंगी तो खर्चा हो गया। अब रूल ये है, जिस साल का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उससे रिलेटेड जो खर्चे हुए उन्हें उसी साल रिकॉर्ड करो। ये ना हो रेवेन्यू तो आज रिकॉर्ड हो गया और खर्चा या तो पिछले साल रिकॉर्ड कर लिया या अगले साल रिकॉर्ड कर लिया। इसलिए अक्सर मैं क्लासेस में कहता हूं ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। मैचिंग करोगे तो अक्रूवल होगी, मैचिंग नहीं करोगे तो अक्रूवल नहीं होगी। अक्रूवल कर लोगे तो मैचिंग हो जाएगी, अक्रूवल नहीं करोगे तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। एक्सपेंस रिलेटेड टू अर्न द रेवेन्यू ऑफ एन ईयर शुड बी रिकॉर्डेड इन। अब है मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट, है वैसे ये R1 में, लेकिन इंट्रो में इसलिए करवाता हूँ कि अगर MCQ आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। और बाउंड्री कोई नहीं है, थोड़ा बहुत बाउंड्री से ना बाहर रखना है अपने आप को। पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है वो शॉट ही ऐसी मारते हैं कि बाउंड्री तक ही पहुंच जाए तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। इसलिए इन्हें यहाँ पर पाकिस्तान में लॉन्ग बाउंड्रीज की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। 90 मीटर पे बाउंड्री होनी चाहिए। MCG की 90 मीटर पे है, जहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है। तीसरा दिन है, सुबह तक टेक आउट हुआ था जब मैंने देखा था फजर के बाद। 152 करने ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया आउट हो गया था। 140 में 6 की पुरानी लीड थी, तो 152 टारगेट है। चलते चलते ये भी हम देख लेते हैं, शिदाई है क्रिकेट की, क्या करें, इनका मैच देख लेते तो वैसे शर्म आना शुरू हो जाती है। 612 किया साउथ अफ्रीका, मैं नहीं देख रहा। मुझे कल मेरी बेटी कही, अब आप ये कौन सा मैच देख रहे? मैंने कहा बेटा वो मैच देख के मैंने जो BP करना है, तो ये मैच देख के मैं जरा सुकून से अपनी जिंदगी एंजॉय ना कर लूं। तो 5-6 मिनट में यूट्यूब पे हाईलाइट्स देख रहे। पाकिस्तान ने कितना किया? माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा तरक्की है ना। अब सुनो, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाते हैं? स्टेक होल्डर्स के लिए। किसके लिए? स्टेक होल्डर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के क्या करता है? उस पे आलू चने खाता है, डिसीजन लेता है। शाबाश। अब अगर हम उसे सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो डिसीजन उसका गलत हो जाएगा। हर वो बात जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ओमिट कर दिया जाए या उस बात को गलत लिख दिया जाए और इस ओमिशन और मिस स्टेटमेंट की वजह से यूजर कंफ्यूज होकर अपना फैसला बदल ले, तो हम कहते हैं ओ भाई ये आइटम तो क्या थी, मटेरियल थी, इसने तो फैसला ही तब्दील करा दिया। अब्बा जी आपको अक्सर चीजों पे छोड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें शिकायतें नहीं मिलती आपकी। कभी अम्मा मैसेज कर रही होती हैं, कभी बड़े बहन भाई मैसेज कर रहे होते हैं, अब्बा जी लिहाज करते करते चले जाते हैं। आज सुबह मस्जिद से निकल रहे थे तो पड़ोसी ने शिकायत कर दी और क्या कहा, नहीं आपके बच्चे ने मेरे बच्चे का इतनी जोर से मारा है सर पे कोई चीज, उसकी ब्लीडिंग हुई है, 6 स्टिचेस लगे। अब आप खुद समझ जाए, मुझे कहने की जरूरत नहीं। फजर के बाद हमारे घर में माशाल्लाह जो आवाजें होंगी वो किसी मिलाद की और किसी और चीज की नहीं होगी, वो इंशाल्लाह हमारे हड्डियों के टूटने की होगी। और वो पड़ोसी अंकल दूध हल्दी लेके बाहर खड़े हुए होंगे जिन्होंने शिकायत लगाई, क्योंकि ये अब अब्बा जी के लिए बियरेबल, क्योंकि जिस अब्बे ने कभी जिंदगी में सामने वाले को तू से नहीं बात की होगी, उसे मस्जिद में कोई लोगों के सामने कह रहे हो जी तेरे बच्चे ने इतनी बदतमीजी से इतनी अग्रेशन से मेरे बच्चे को मारा, अब ये बियरेबल। आप बताओ जी मटीरियल बात थी, मटीरियल। आप लोगों की बैल बजा के अक्सर भाग जाते थे, बचपन में हम भी यही करते थे, तो ये कौन सी थी? ये मटीरियल थी। सुन लिया, चलो ठीक है जी बच्चा है, माफ कर दें, अगली दफा करें। किसी की साइकिल खड़ी है, उसका वो क्या कहते हैं पंप खोल के उसकी हवा निकाल दिया, वो बेचारा लगा हुआ है हवा भरने। पहले जमाने में तो बाइक कम होती थी,
हमारे बचपन में बाइक्स कम होती थी और साइकिल ज्यादा होती थी। हम तो यहाँ तक करते थे तरावियों में 2 बुजुर्ग जो बहुत ज्यादा मस्जिद के बुजुर्ग थे उनकी तहमत आपस में बांध दिया करते थे। यकीन करो, वो सजदे में जाते थे बेचारे दोनों ही नहीं उठ पाते थे और इतनी बड़ी बड़ी मस्जिद में निकालते थे। 4 भाई माशाल्लाह हम थे, 2-3 हमारे नेबर्स के होते थे, तो ये 8-10 का ग्रुप होता था। और फिर अब्बा जी के सलाम फेरने से पहले हम टोपी सर पे रख के मस्जिद के बाहर खड़े होते थे, जी हमने तरावियां भी पढ़ी। बड़े बड़े पुट्ठे काम किए, अल्लाह हमें माफ करे बस यार। अल्लाह वो बुजुर्ग तो बेचारे फौत हो गए होंगे, उनकी कब्रों को नूर से भरे, बड़ी परेशानी होती थी उन्हें यार। हाय हाय हाय। चलो भाई, मटेरियलिटी क्या है? मटेरियलिटी है कि मिस स्टेटमेंट या ओमिशन ऑफ एनीथिंग अगर स्टेक होल्डर का डिसीजन बदल दे तो उस आइटम को क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं। लिखें, ये यहाँ नहीं लिखा हुआ। कोई आइटम मटेरियल होगी अगर इसका, बारिश हो रही है, इसका ओमिशन या मिस स्टेटमेंट, इसका ओमिशन या मिस स्टेटमेंट स्टेक होल्डर का फैसला बदल दे। इसे कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं? मटेरियलिटी का। क्या कहते हैं? ऑलवेज कैपिटलाइज द मटेरियल आइटम, डोंट कंसीडर इमटेरियल आइटम एज एन। इसलिए जब ऑफिस में स्टेपलर या पंचिंग मशीन वगैरह खरीदी जाती हैं या घर में नेल कटर या नट कटर खरीदा जाता है, हम तो अखरोट यहाँ रख के तोड़ते हैं ना, लेकिन महजिब लोग जो हैं वो नट कटर लेते हैं, ड्राई फ्रूट को काटने वाला, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है और इससे वो कट जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, इन दांतों के दरमियान रख के जो अखरोट तोड़ने का मजा है, बादाम तोड़ने का मजा है, वो इससे तोड़ के खाने में जो चीज नेचुरल है वो। अब किसी मेहमान के सामने अम्मा कहे बेटा आम खा ले, सीधी बात है, इसका मतलब मां चाह रही है कि इन मेहमानों के सामने दोबारा कभी मैं सामने ना आ सकूं। ठीक है, तो ये हमारी अम्माएं भी अजीब होती हैं, हमें अक्सर कहती है मेहमानों के सामने खाना खा लिया, और हम हमेशा कहते हैं भूख नहीं है, और किचन में बहन को कोनी मार रही होती है ना, वो कहती है आ तो जाए फिर ही देती हूँ तुझे खाना। तो ये कहानी हमारी मीडियोकर्स की चलती रहती है और इसी में मजा है जिंदगी का। नहीं मैं तो ऐसे ही खाता हूँ भाई, कहती रहती है घर वाली है नट कटर है, मैंने कहा ये आप लोगों के लिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की बीवी, हम तो मजदूर के औलाद, सीधी सी बात है भाई। और नए बच्चे कहते हैं ना भाई ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, तो भाई ये नए बच्चों के लिए जरूरी है, हमारे लिए तो वही पुराना मामला सही है, रोटी और सब्जी और सलाद हो। इसलिए देखो नहीं फास्ट फूड वाले, ये सारे फास्ट फूड वाले बैठे हुए, और अभी भी सब्जी दाल वाले सही है, और फास्ट फूड वाले होके बिल्कुल ब्राइलर जैसे, बिल्कुल ब्राइलर। उठ के पानी मांग लो तुमसे 11 बजे सर्दी में, तो तुम क्या कहोगे? मैं प्यासा मर जाऊंगा, हम बस नहीं उठ सकता, ये हालत हमारा। हाँ भाई, मैंने आपको सिखाया था, बेटा बातें नहीं, एसेट क्या होता है मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इसके बाद मैंने 15-20 MCQ आपसे करवाने, इसलिए ध्यान से सुनो। एसेट के लिए याद रखना, एक बार ध्यान रखना, एक तो प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स होगा और कंट्रोल्ड बाय। एक और इसकी डेफिनेशन बनती है, वो अक्सर बच्चे जहन में नहीं रखते, वो यहाँ पे लिखी होती है, या तो खुद कंट्रोल कर सकता है या दूसरों को रोक सकता है कि भाई ये चीज नहीं करनी। घर में कुछ आइटम आपकी हो, मसलन आपको जुनून चढ़ा या मैंने अपनी तरफ बॉडी शॉडी बनानी है, तो आप जूसर मशीन अपनी ले आए और उसमें मौसमी को इसका कर रहे हैं और जूस निकाल रहे हैं। छोटी बहन भाई ने कहा कि मैंने 2 मौसमियां काट के इसमें से जूस निकालना, आपका खबरदार हाथ लगाया इसे, खबरदार पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। इसका मतलब आपका एसेट है, आपका एसेट है। और इस एज में ये जो नोक छोंक होती है बहन भाइयों की, यही कीमती तरीन होती है। उसके बाद तो ये मजे भी बहन भाइयों में से निकल जाते हैं, बहन भाइयों में से ये मजे निकल जाते हैं। कर लो जितना एंजॉय करना है। तजर्बा बता रहा हूँ जिंदगी का। लायबिलिटी क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, किसकी वजह से? पास्ट इवेंट की वजह से। इक्विटी क्या है? रेजिडुअल इंटरेस्ट है, एसेट माइनस। एक्सपेंस क्या है? डिक्रीज इन और इंक्रीज इन। ना डिविडेंड शामिल है ना ड्राइंग शामिल है, ना डिविडेंड शामिल है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप होगा तो ड्राइंग होगी, कंपनी हुआ तो डिविडेंड होगी। कंपनी में ड्राइंग्स की ऑफर नहीं होती, वरना तुम्हारे जैसे शेयर होल्डर 2 शेयर खरीदे और ऑफिस चले जाए, यार देना 2 लाख रुपए, शाम में देता हूँ, ड्राइंग्स लिख लेना। तो कंपनी वाले हमारी जैसी चीजों को जब शेयर होल्डर बनाते हैं तो कौन सा ऑप्शन खत्म कर देते हैं? ड्राइंग्स। ठीक है मेरे भाई। इनकम क्या है? इंक्रीज इन एसेट है, डिक्रीज इन कैपिटल जो है ये इनकम नहीं है किसी भी शक्ल में हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? रिपोर्ट्स है, किसकी? एंटिटी की। किसे दी? स्टेक होल्डर को। क्यों दी? तो कोई पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पॉइंट क्या है, तो ये एक रिपोर्ट है, किसकी है? बिजनेस की है। किसको दी? कौन बनाता है? डायरेक्टर्स, बिजनेस बनाता है। सोल प्रोप्राइटर हो तो ऑनर बनाता है, पार्टनरशिप हो तो पार्टनर बनाते हैं, कंपनी हो तो डायरेक्टर बनाते हैं। डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, चाहे वो मैनेजर से बनवा लें चाहे वो खुद बना लें, जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की है। कंप्लीट सेट को कंपोनेंट्स भी कहते हैं। कितनी चीजें इसमें? 5। पहली क्या है? सेकंड, लास्ट 3। बैलेंस शीट में याद रखिएगा एज एड है, सीक्यू आ सकता है, क्या है? और जो इनकम स्टेटमेंट है वो फॉर द ईयर है, वो फॉर द ईयर है। नाउ योर टाइम,
एक टर्न मेरी होगी, एक आपकी होगी, मेरी टर्न होगी रिवाइज करवाना, आपकी टर्न होगी उस रिवीजन में से आज के एमसीक्यू सॉल्व करना। लें जी भाई टाइम। शुरू करो। कहते हैं इनमें से दो बताओ ऐसी ट्रांजैक्शन जो एसेट और लायबिलिटी को एक ही वक्त में अफेक्ट करें, यानी एंट्री में ये दोनों आ रहे हो। कौन दोनों आ रहे हो? और मैंने कहा था जब फंस जाओ जिंदगी में कौन बचाएगा? ऊपर अल्लाह नीचे डबल एंट्री। पीटीआई वाले ये ना कहें ऊपर अल्लाह नीचे बल्ला, ठीक है भजन कैमरा होना तब हम कहेंगे ऊपर अल्लाह और नीचे डबल एंट्री। ये क्या खरीदा? परचेजेस आप करूं, फर्नीचर आप करूं? एंट्री बोले। ऑनलाइन बच्चे कहते हैं सर इन्हें खामोश करवाया करें। भाई मैं इन्हें खामोश नहीं करवा सकता, ये खामोश होंगे फिजिकल वाले तो मैं चुप हो जाऊंगा। तो यही इनका एनर्जेटिक होना ही मुझे बूस्ट अप रखता है। तो आपने एनर्जेटिक होना है। जब मेरे फिजिकल बच्चे जवाब दे रहे हो, आप भी ऐसे ही रूम में बैठ के जवाब दें। आप इसे अपनी तौहीन समझते हैं, लो रूम में बैठा मैं जवाब दूंगा तो बाहर वाले क्या समझेंगे? मैं पागल हो गया हूं। बेटा सीए नाम ही पागलपन का है। अगर आप इस वक्त आके देखें और बाहर बारिश की हालत देखें और इन बच्चों की कमिटमेंट देखें तो आप इन बच्चों के लिए जरूर क्लैपिंग करेंगे। चलिए आए मिलकर इनके लिए क्लैपिंग करते हैं। आप ही करें ऑनलाइन बच्चे, शाबाश, गुड 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 गुड। ये मेरे फिजिकल बच्चों की क्लैप के लिए क्लैपिंग है। टीचर और ऑनलाइन स्टूडेंट सारे कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, ठीक है मेरे बच्चों। इनकी कमिटमेंट लेवल की वजह से ये क्लास इतनी एनर्जेटिक होती है। अगर ये भी आपकी तरह घर बैठे होते तो मैं पढ़ा तो रहा होता लेकिन ये एनर्जी लेवल ना होता, ठीक है शाबाश। आए जी। अब मेरे चंदा मेरे प्यारो, वो एसेट हो गया, ये लायबिलिटी हो गया। दोनों इन्वॉल्व हो गए, दोनों इन्वॉल्व हो गए। तो एक तो हो गया ये क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेंट्री, डेटर आप डेबिट, सेल्स आप। अगर परपेचुअल है तो दूसरी आइटम क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स अप और इन्वेंट्री डाउन। वेल डन। जो ये एंट्री बता रहे हैं इसका मतलब इनकी तैयारी माशाल्लाह अच्छी है। दे आर एट चैप्टर नंबर 8, इसलिए एंट्री उनके हाथ में। बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड। अब यहाँ पर ये भी एसेट है, इन्वेंट्री भी एसेट है, लायबिलिटी तो कहीं इन्वॉल्व नहीं हुई। इसका मतलब ये हमारे आंसर में नहीं आ सकता। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर एंट्री बने, फिर दोनों एसेट ही इन्वॉल्व हुए तो ये भी नहीं है क्योंकि लायबिलिटी इन्वॉल्व नहीं हुई। रीपेमेंट का मतलब, री का मतलब दोबारा, पेमेंट का मतलब आपने किया, किसकी, क्या दिया, तो लोन क्या हो गया? लोन डाउन होकर और कैश डाउन होकर। बोलो क्या इसमें एसेट और लायबिलिटी दोनों इन्वॉल्व हुए? तो फिर ए एंड। जब आप फंस जाएंगे डबल एंट्री आपको बचा लेगी। जिस बच्चे की डबल एंट्री सही है वो अकाउंटिंग में सुकून लेके सो जाए कंबल लेके क्लास के बाद। हाँ कभी उठ के जा रहा हूँ सर एक्सक्यूज मी सोने जा रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो मेरे बच्चे अब जरा ध्यान से नंबर 8 सॉल्व कर दें। जल्दी से कर दें। जी भाई लायबिलिटी कितनी है? 6 लाख। एसेट्स कितने हैं? किसका 30%? 30% ऑफ कितना? 6 लाख। क्या मांग रहा है? इक्विटी। अब आए जी। 30% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ अकबर मर्चेंट है फाइनेंस्ड बाय, टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर 6 लाख। 6 लाख का 30% एसेट हो गए। मांग क्या रहा है? इक्विटी। 6 लाख का 30% है, ये बराबर है 6 लाख।
आप बोले जी इक्विटी किसके बराबर आ गई? एसेट माइनस एसेट कितने हैं? अब यहां से जरा ध्यान से, एक्सक्यूज मी, ये मैं क्या कर रहा हूं? %30 ऑफ टोटल एसेट। अच्छा सॉरी भाई, यार इसलिए कहता हूँ अहमद भाई ना काम पूरा नहीं। बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, 30% ऑफ हैव बीन फाइनेंस्ड बाय, अब याद है एक कॉन्सेप्ट दिया था रुपी और परसेंटेज का। टोटल एसेट्स कितने हैं? 100%। 30% ऑफ टोटल एसेट्स हैव बीन फाइनेंस्ड बाय, इसका मतलब ये जो लायबिलिटी है 6 लाख, ये कितने परसेंट है? ये 30% है। ये कितने परसेंट है? लेकिन हमें तो यहाँ क्या चाहिए? टोटल एसेट्स। क्या चाहिए? टोटल एसेट्स। अब एक कॉन्सेप्ट दिया था, जहां खड़े हो और जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। यार अहमद को ट्रेस करें, उसके फोन उठाए, जल्दी चले जाए, नहीं तो फिर उसके हॉस्टल चले जाए। ओके हो गया? अब मेरे भाई यहां पर 6 लाख डिवाइडेड बाय इनटू, ये बनेंगे टोटल एसेट्स, क्योंकि 6 लाख किसके बराबर है? 30 के। और हमने सीखा हुआ है 30 बराबर है 6 लाख, एक बराबर है 6 लाख ओवर 30, हमें जाना है 100 पे, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 30 इनटू 100। क्या आंसर आया भाई? कितना आया? 20 लाख। ये आ गया 20 लाख। इक्विटी बराबर हो गई 20 लाख माइनस 6 लाख। आंसर बोले क्या आंसर हो गया? 14 लाख। ये हमने कर लिया। अब जरा ध्यान से करें भाई। आए जी, क्या कह रहे हैं? Which of these two transaction would cause immediate change in इक्विटी में? दो चीजें चेंज करती हैं, एक एक्सपेंस और एक इनकम। एसेट लायबिलिटी का इक्विटी से एक्सपेंस अप, डेबिट प्रॉफिट इक्विटी, एक्सपेंस डाउन, क्रेडिट प्रॉफिट अप इक्विटी अप, इनकम अप प्रॉफिट अप इक्विटी अप, इनकम डाउन प्रॉफिट इक्विटी डाउन। कहते हैं डिलीवरी ट्रक खरीदा है ऑन क्रेडिट, एंट्री पास कर ले। व्हीकल, इसका इक्विटी से कोई ताल्लुक है? छोड़ दें। बोरिंग फ्रॉम बैंक एट 12% पे बोरो किया है, अभी से बोरो किया है, इंटरेस्ट पे लिखे साइड पर एग्जाम फोकस पॉइंट। बोरो करने का मतलब है ओनली प्रिंसिपल। बोरो करने का मतलब क्या है? ओनली अब बताएं जी, कैश क्या हुआ? अप, और लोन क्या हुआ? अप होकर। अब कह रहे हैं रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पर्सनल कैश टू सेव इंटरेस्ट। जी भाई, पर्सनल कैश से लोन रीपे किया, इसका तरीका यह देखें, कैश पहले लिया किससे? ऑनर से, तो कैश अप डेबिट, कैपिटल अप क्रेडिट, फिर इस कैश को इस्तेमाल किया लोन को, तो लोन डाउन, कैश डाउन। ये देखें कैपिटल अप होके क्या हो रहा है? क्रेडिट। और कैपिटल मीन इक्विटी, कैपिटल मीन, तो इक्विटी क्या हो गई? अप। इक्विटी क्या हो गई? अप। यहाँ इक्विटी इन्वॉल्व हुई, आगे आए। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू, राइट डाउन का मतलब एंट्री बोले। वेल डन बेटा, अप्रिशिएटेड, वेल डन। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री डाउन, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, तो फिर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट डाउन, तो इक्विटी डाउन। यहां तक ओके हो गया? If during an accounting period assets increased by and liabilities increased by, then owner's equity must have। अब याद करें, assets बराबर है, assets कितने हुए? इक्विटी कितनी है? लायबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई? इक्विटी बराबर हो गई 4 लाख माइनस में आंसर आया कितना? 5 लाख। इक्विटी क्या हुई? मुन्ने भाई
ध्यान से देखें फिर मुझे जवाब दें। मिलाएं उसका नंबर यार, जाती कर रहा है यार। उसे कहना साथ लेकर आए, उसे कह दो इलियास को साथ लेकर आए, उसे कह कि मैं बाद में नहीं आ रहा हूँ, सर ने बुलाया, अभी आए। चलें भाई, इंक्रीज इन विल रिजल्ट इन, बोले भाई जी भाई, इंक्रीज इन एसेट। एक बात तो याद रखें, इंक्रीज इन एसेट के साथ दूसरा इंक्रीज इन एसेट नहीं हो सकता। कैसे? एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो दूसरा एसेट भी अगर इंक्रीज हो गया तो अकाउंटिंग में तो एक डेबिट होता है और एक, तो फिर एक तो ये हो गया डिक्रीज इन एसेट। अब आपने लोन अगर लिया तो कैश क्या हुआ आप, और दूसरी तरफ लोन भी आप, इंक्रीज इन एसेट रिजल्टेड इंक्रीज इन, तो भी क्या बना बी एंड सी। आगे सुने जी भाई। अब आपने कैश पे किया, लेकिन वो क्या कह रहा है इंक्रीज, अब पे नहीं किया, कैश आया और ऑनर से आया, तो कैश अप और कैपिटल अप, तो इंक्रीज इन एसेट से। अब जिसका कॉन्सेप्ट ठीक होगा उसे पता चलेगा, वो जहन में बनाएगा यार कैसे चलो। इंक्रीज इन एसेट से तीन चीजें, एक डिक्रीज इन एसेट, अब इसका रिवर्स भी पेपर में आ सकता है, डिक्रीज इन एसेट से, तो लिख लो डिक्रीज इन एसेट होता, तो बोले भाई इंक्रीज इन एसेट हो जाता, डिक्रीज इन और डिक्रीज इन। Which of the following is are, इनमें से कौन ठीक है? करें जी, 30 सेकंड दे रहा हूं। क्रेडिट एंट्रीज डिक्रीज, ये तो लाइबिलिटी को इंक्रीज, ये सही है, तो इसका मतलब ये बात गलत है। क्रेडिट एंट्रीज डिक्रीज सही है, लेकिन इंक्रीज नहीं करते, क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। बताओ जी कौन सी ठीक है? नन इज, संभाल लोगे, इसलिए अकाउंटिंग पढ़ाई थी, इसलिए आपको 120 घंटे लगाए थे।
कि जब पेपर आए तो आपको ये ना हो यार मेरे पास कोई असाइनमेंट नहीं है, आप उसे कहो भाई जहां से मर्जी आ, मैं अकाउंटिंग सीख के आया हूं, मैं अकाउंटिंग का रट्टा लगाकर नहीं आया, इसलिए आपको ये चीजें करवा रहा हूँ। बी कॉन्फिडेंट। जिसकी अकाउंटिंग पक्की है वो ऊपर सीनियर से मिल ले और पूछ ले कि भाई अकाउंटिंग पक्की क्या होता है, वो कहेगा यार अकाउंटिंग पक्की होने से नारा बदल जाता है, और हम ये कहते हैं कि भाई सीए बहुत आसान है, और अगर अकाउंटिंग ना हो तो सीए बहुत मुश्किल पे नहीं होता। ध्यान से करें। डिस्प्लिन है किसी के पास? डिस्प्लिन है? डिस्प्लिन टैबलेट किसी के पास है? आप ये सॉल्व करें जल्दी से। मिल गई है बेटा हमारे पास, थैंक यू। जल्दी करें बेटा, टाइम कम है। क्या कह रहे हैं? एट ईयर एंड 31/12/22 कैपिटल ऑफ अ बिजनेस वाज, अब ये किसी डेट पर कह रहा है। एसेट्स किसी भी डेट पर बराबर होते हैं इक्विटी प्लस, अब इक्विटी कितनी है? ड्यूरिंग द एसेट्स इंक्रीज बाय एंड लायबिलिटीज इंक्रीज बाय, एक मिनट बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द कैपिटल ऑफ द बिजनेस एट द स्टार्ट ऑफ द, ये कहानी कब की है? ईयर एंड की। देखिएगा ईयर, ये जो इक्विटी है ये कब की है? ईयर। और हमें वो कह रहा है कि हमें कब की इक्विटी दे दो? ईयर स्टार्ट। अगर ये स्टार्ट की कह रहा है तो क्या चेंज मांग रहा है या डेस्टिनेशन मांग रहा है? डेस्टिनेशन मांग रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट्स में क्या हुआ? कितने से? और लायबिलिटीज में क्या हुआ? कितने से? तो इक्विटी में क्या हुआ? इंक्रीज, कितने से? यानी एक पॉइंट था वहां से चलकर इक्विटी पहुंची 40,000 पर, और दरमियान में इंक्रीज आया, तो इसका मतलब ओरिजिनल इक्विटी कितनी थी? 30,000। कितनी? अब इसे ऐसे भी देख लो, कैपिटल अकाउंट बीडी कितना आया? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। सीडी कितना है? सीडी 40,000 है। अब जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो एंट्री याद करो, कैश। अब कैपिटल अप होके क्या हो गया? क्रेडिट। कितने से? भाई ध्यान से चले ना, ये देखें 10,000 से। कितने से? अब मुझे बताएं, अगर मैंने वापस जाना हो तो 40 में से 10 माइनस करूं, कितना? ऐसे करना है, ऐसे कर लें, ऐसे करना है, ऐसे कर लें। अकाउंटिंग जब आ गई तो जैसे मर्जी कर लें। ये तो जिन्हें नई अकाउंटिंग आती वो रटे लगाएंगे यार ऐसे कर लूं। आपने तो मंजिल पे पहुंचना है, टी अकाउंट से पहुंचना है तो ऐसे पहुंच जाए। आप कहते हैं यार मैंने तो ऐसे पहुंचना है तो ऐसे पहुंच जाए। ये तरीका कहां सिखाया था? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट में। सीडी हो, इंक्रीज हो, वापिस जाके बीडी निकाल सकते हैं। लेजर से निकालने, लेजर से निकालने, ये चैप्टर नंबर 3 में सिखाया था, जब डेटर और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस मांगा करता था, सीडी दे दिया करता था। ओके, चल सकता हूं। अब आगे जरा ध्यान से, ध्यान से करें। यार वो पहुंचा है, कहां पहुंच गए यार? उसे को जरा नजाकत से निकल, जोर से नौकर। देखिए पड़ोसी आ जाएंगे, कोई इशू नहीं, नौकर पूरा।
कस्टमर रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग, जरा ध्यान से, कस्टमर ने गुड्स वापस की जिनकी कॉस्ट एंड हैविंग सेलिंग प्राइस ऑफ, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन ऑन कैपिटल एंड एसेट्स। जब कॉस्ट भी गिवन हो, सेलिंग प्राइस भी गिवन हो, तो परपेचुअल आ जाता है। परपेचुअल में क्या हुई है? सेल रिटर्न। एंट्री बताएं, मारे जाए बोंगे, दोबारा बोले। और डेबिट के आगे कुछ नहीं है गरीबो। ओ भाई यार, क्या सिखाया हुआ है? क्वेश्चन साइलेंट हो तो बोलो एंट्री। अब दोबारा बोलो, दोबारा बोले, दोबारा बोले। आप बोले इन्वेंट्री क्या हुई? इन्वेंट्री आप दोबारा बोले, कितने से? 2 पॉइंट। अब जरा ध्यान से, सेल्स रिटर्न हुई अप होकर, प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट डाउन होगा तो इक्विटी भी। कॉस्ट ऑफ सेल्स हुई क्रेडिट, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट हुआ अप, तो फिर इक्विटी भी अप। अब जरा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। इक्विटी डाउन हुई और इक्विटी अप हुई, दोनों को नेट करें, इससे इक्विटी क्या हुई? कितनी? 0.7। इक्विटी डाउन, ये काट दे, काट दे, ये 2 रह गए। अब आए दूसरी तरफ का देखना है, एसेट्स। डेटर क्या हुए? ये एक एसेट है, इन्वेंट्री एक। एसेट डाउन हुआ, एसेट अप हुआ, नेट एसेट क्या हुआ? कितने से? 0.7 से। ढूंढे, है मजेदार? अब इसे खेल के तौर पे लोगे तो क्या हो जाएगा? मजेदार। और अगर खेल के तौर पे नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा? टेंशन। इसे एंजॉय करो, ये खेल है यार अंसारी। ये कैसा खेल है भाई? खेल तो खेल ही होता है। वो आजकल गोरों ने नया खेल किया, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, मुंह पे चपेटे मारते हैं। ये कौन सा खेल है? वो तो तहजीब के अगेंस्ट खेल है, ये तो तहजीब वाला खेल है भाई। और रिंग में चले जाते हैं शॉर्ट्स पहन पहन के और पागलों की तरह। और वो एक वो थप्पड़ वाली कबड्डी भी आ गई अब तो शायद, क्या कहते हैं उसे? स्लैप रेसलिंग, चपेटा रेसलिंग। देखो क्या क्या खेल है। तो उन खेलों को तो बड़े शौक से देखो यार, की चपेट मारी हो ये। तो भाई इसे कहें कि यार क्या क्वेश्चन सॉल्व हुआ है यार, इसमें दिल लगाएं। दिल लगाने की जगह ये है। चलें जी, अब ऐसे ही आप सॉल्व करके देंगे, बोंगी नहीं मारनी। 2 मिनट दे रहा हूं आपको। उसे कहें आके वो सर की ओरिजिनल फाइल्स दे जो संडे मैसेज किया, देख लिया उसने, मैसेज मेरे देख लिया। उन्होंने कहा ना लेट ना करें, साथ आ जाए, कोई आपको यहाँ पसंद करने नहीं आया। जल्दी करो बेटा। चलो भाई, कहता है स्टॉक्स कॉस्टिंग 80,000 वर सोल्ड टू कस्टमर एट अ मार्जिन ऑफ ऑन। सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 100, प्रॉफिट 20, कॉस्ट 8। ओके मेरे बच्चों, अब कॉस्ट कितनी है? 80,000। कॉस्ट कितनी है? यही है ना बेटा? ऐसे ही अपने बच्चों को मैंने सिखाया था, ऐसे ही सिखाया था। अब आओ बेटा, 80 बराबर है 1 बराबर है, मुझे चाहिए 100। 80,000 डिवाइडेड बाय इनटू आंसर जी 1 लाख। प्रॉफिट कितना हो गया? 30,000। कहता है इसमें से 70% ऑफ सेल्स वर मेड टू ऑन 1 मंथ एंड द बैलेंस ऑन कैश। अब जरा देखिएगा, डेटर अप डेबिट, कैश अप डेबिट, सेल्स अप क्रेडिट। जो बच्चा कैश अप पे क्रेडिट बोल रहा है, इसका मतलब उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। वो सिर्फ ये समझ कि अगली आइटम ने क्रेडिट पे आना है, बस बोल दो। ऐसे ना करें, आप अपना सारा कॉन्सेप्ट का बेड़ा कर रहे हैं। सेल्स कितनी है? 1 लाख। डेटर इसका
70%, कैश इसका 30%। ओके, और अब कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आ जाओ। कॉस्ट ऑफ सेल्स अप होकर और इन्वेंट्री डाउन होकर क्रेडिट। कितने से? 80,000 से। अब बताएं जी, ये 80,000 से क्या हुआ? डेबिट, और ये 1 लाख से क्रेडिट। इसकी वजह से प्रॉफिट हुआ डाउन, इसकी वजह से प्रॉफिट हुआ अप। प्रॉफिट हुआ डाउन तो कैपिटल हुआ डाउन, प्रॉफिट हुआ अप तो कैपिटल हुआ अप। 100 से अप, 80 से डाउन, तो 20 से अप, 20 से ये गया, ये गया, ये गया, ये आ गया। अब क्योंकि ये एक ही है, हम डैम श्योर हैं यही होगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा, एसेट डाउन हुआ 80 से, और ये दोनों एसेट अप हुए 1 लाख से। नेट एसेट अप हुए 20,000 से, ये इंक्रीज हुआ। लेकिन क्लास में बैठ के सॉल्व करें। बहुत क्वेश्चन करवा दिए भाई, अब आपका नंबर है। जब मैं टाइम देता हूं तो अपने आप को एक्टिव करें यार, हमने इस टाइम में सॉल्व करना है, ठीक है? बाद में गर्दन नाना, हाँ सारी तेरी तैयारी है यार, तू दे पेपर यार। तो आप मेरी तैयारी पे ना जाए मेरे भाई, मेरी तो अब आखिरत की तैयारी हो जाए, बस यही काफी है। मैंने बहुत कुछ अल्लाह का शुक्र कमा लिया, देख लिया जिंदगी में, सब काम जो करने की ख्वाहिश थी वो कर ली। ठीक, चले आए भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब ध्यान से लें, 2-4 मिनट। शरोज भाई चार्जर दीजिए। चलो, क्या याद करोगे? ये शीट पढ़ाई थी आपको, कहा था प्राइमरी एक्टिविटी से जो आए उसे कहते हैं, और जो सेकेंडरी एक्टिविटी से आए, इनकम अराइज होती है इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन अदर देन। बोले, ऑनर कोई पैसा लाए तो वो इनकम नहीं होती, वो इनकम नहीं होती। रेवेन्यू क्या है? ये वो इनकम है जो अराइज हो रही है इन द कोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल और फी फॉर प्रोवाइडिंग। अदर इनकम क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के हटकर जो आ रही है। ठीक, अब ये शीट सामने है, अब इसे सॉल्व कर दो। चलो बेटा, ऑल रेवेन्यूज आर बट ऑल इनकम्स आर, सही है गलत है? क्योंकि कुछ इनकम ऐसी भी तो होती है जो अदर इनकम होती है, और जो अदर इनकम होती है वो रेवेन्यू। कहते हैं प्रॉफिट को जो हम तकसीम करते हैं ना, वो भी एक एक्सपेंस है। गलत है? शाबाश। ड्राइंग्स और डिविडेंड जो है वो एक्सपेंस। तो फिर कौन ठीक है? ओनली वन होना चाहिए। आगे चलो, अब एक्सपेंस याद है क्या? सुबह भी रिवाइज करवाया। डिक्रीज इन अदर देन expenses arise in normal course of such as cost of good, expense में loss on, लेकिन ये सारा FR1 में सीखेंगे। हाँ, इन्वेंट्री का लॉस हम सीख चुके हैं, किसका लॉस सीख चुके हैं? अब ध्यान से इसे सॉल्व करें। 17 को जल्दी जल्दी करवाऊं, आराम से करवाऊं? आराम से करें, क्योंकि एक दफा अच्छी रिवीजन हो गई तो फिर आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। जल्दी ना करें। कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है। शाबाश। ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में वो लायबिलिटी नहीं है। ऑनर ने कैश विड्रॉ किया, ये एक एक्सपेंस है। ये तो ड्राइंग्स है, दोनों क्या है? नन इज। ये शीट जरा रिवाइज करें, सिखाई भी आपको। अलियास आ
चलूं भाई, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप इनके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाना ऑब्लिगेशन, लेकिन टैक्स और लोन के लिए बना सकते हैं। और अगर बनाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? कंपनीज के लिए मस्ट है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, और जिम्मेदारी किसकी है? जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप है वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो किन रूल्स में बनाते हैं? और कंपनी जब बनाती हैं, और पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन में गैप्स क्या है? IFRS एंड कंपनीज लॉ। क्या IF ओके हो गया? स्टेक होल्डर पढ़ाया था। इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए देखता है ताकि वो डिसाइड कर सके इन्वेस्टमेंट सेल करनी है, होल्ड करनी है, बाय करनी है। लेंडर इसलिए देखता है कि वो ये देख सके कि इनकी कंटिन्यूइंग एबिलिटी है बॉरोवर की इंटरेस्ट पे करना। और सप्लायर इसलिए देखता है कि मैंने कितना क्रेडिट देना इन्हें फ्यूचर में सप्लाई के लिए। गवर्नमेंट ये देखती है कि बिजनेस रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, टैक्स के रूल फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक ये देखती है कि इन्होंने कितने लोगों को इम्प्लाई किया हुआ है और इनकी मुल्क के लिए पेट्रोनेज कितनी है, मुहिबुल वतनी। एम्प्लॉइज ये देखता है कि प्रॉफिटेबिलिटी एम्प्लॉयर की कितनी है। इसलिए नहीं कि उसने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो अपनी जॉब की सिक्योरिटी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी देख रहा होता है। फिर ये भी देख रहा होता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन और कंपेटिटर दोनों कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं जॉब स्विच करने की जरूरत पड़े तो मैं जॉब स्विच। कस्टमर ये देख रहा होता है कि कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इनके पास कि फ्यूचर में मुझे जितनी गुड्स चाहिए हो ये मुझे दे सकें। मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होती है जिसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगता इन्वेस्टर है। और ये सब लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों जरूरत होती है? ताकि वो अपने डिसीजन ले सकें। क्या ले सकें? ICAP ने जो नया बैंक दिया है वो भी साथ साथ करवाई जा रहा हूं आपको। अब ध्यान से देखें नंबर 22। ध्यान से देखें, अभी पीछे करवाकर भी आए हो ये पॉइंट। जी भाई क्या कह रहे हैं? कहते हैं फॉलोइंग डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स वर रिकॉर्डेड बाय द बैंक। लोन एक क्या हुई? डिक्रीज होकर कितने से? तो लोन एक हुआ डाउन होकर कितने से? अब हमें क्या पता कौन सा MCQ आना है, लेकिन पागल दीवानों की तरह यार कोई असाइनमेंट देना, यार कोई असाइनमेंट देना। भाई ये समुंदर, इसी को रिवाइज कर लो तो पूरा पेपर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। कैश एक हुआ डाउन होकर, कैश कितने से? 8,000 से। अब जरा ध्यान से, कैपिटल इक्विटी क्या हुआ? इंक्रीज कितने से? इसे जरा साइड पे देखते हैं। कैपिटल अप, क्रेडिट कितने से? अब बताओ सामने क्या हुआ होगा? कैश अप, डेबिट कितने से? 2,000 से। ओके हो गया? अब जरा ध्यान से देखना, इस कैश को हमने लोन को रीपे करने में इस्तेमाल किया, तो लोन हुआ डाउन होकर, और कैश हुआ डाउन होकर कितने से? 2,000 से। असल में एंट्री ये बनी है, जरा ध्यान से देखिएगा, असल में एंट्री ये बनी है, कैश अप डेबिट कितने से? देखिएगा 2,000 से, ये वाला 2,000। और फिर कैपिटल हुआ अप कितने से? 2,000 से। ये दो हो गए। फिर लोन हुआ डाउन कितने से? वो 2,000 इसमें शामिल है, वो 2,000 इसमें। और यहाँ कैश क्या हुआ? डाउन कितने से? वो 2,000 ये है। अब ये 2,000 का कैश डेबिट और 2,000 का कैश ये खत्म हुआ। अब क्या बचा? लोन डाउन, कैश डाउन, कैपिटल अप। तो जब कभी पर्सनल से लोन या कोई और खर्चा पे कर दे तो आपने ध्यान में रखना है आया हुआ कैश चला गया, आया हुआ कैश चला गया, और वो यहाँ पे नजर नहीं आएगा, वो यहाँ पे नजर नहीं आएगा। लिखिए एग्जाम फोकस पॉइंट। जब कभी ऑनर पर्सनल पॉकेट से जब कभी ऑनर पर्सनल पॉकेट से क्या कहा? जब कभी ऑनर पर्सनल पॉकेट से लोन या कोई एक्सपेंस पे कर दे, लोन या कोई एक्सपेंस पे कर दे,